Hello, good morning, dear student. Today I will going to discuss about the hemodialysis and kidney transplantation. We were already discussed about the regulation of urine. There are various methods for the regulation of urine. We were already discussed like auto regulation. Second is neural regulation, and third method is hormonal regulation. After that type of mechanism, we have already discussed about the disease related to the excretory system. Uremia is the most important disease related to excretory system or blood. What do you mean about the uremia? Uremia meaning when the kidney are failure or damaged or kidney have any type of injury, then the ultrafiltration or GFR will be disturbed. Then urea does not properly filtered from the blood, so the urea level will be higher in the blood than the normal level. अब आप देखिए बच्चों कि किसी कारणवश हमारे अंदर किडनी डैमेज हो जाए, किसी कारणवश हमारे अंदर किडनी में इंजरी हो जाए, या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो, या प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो, या कोई इन्फेक्शन यहाँ पर हो गया है, तो उसके कारण तो यूरिया का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। यूरिया फिल्ट्रेशन न होने के कारण ब्लड में यूरिया का लेवल है वो बढ़ जाएगा। यूरिया इज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, लेस हार्मफुल प्रोडक्ट कंपेयर टू दी अमोनिया, बट लॉन्ग टाइम तक यूरिया हमारे ब्लड के अंदर बच्चों यहाँ पर रहे तो वो हमारे लिए एक मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंस बन जाती है। इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड की हायर कर देता है, जो हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है उसको ब्लड में लाएगा और जिससे बीपी क्या इंक्रीज हो जाएगी और अपने वाइटल ऑर्गन है वो डिसफंक्शन कर लेंगे या डैमेज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यूरिया क्या है एक हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाता है लॉन्ग टाइम में तक यदि ब्लड के अंदर रहे, तो ऐसी डिजीज को हम यूरेमिया कहते हैं। इसके लिए बच्चों जब तक डॉक्टर के पास में हम जाते हैं, डॉक्टर सलाह देता है, एडवाइस देता है कि किडनी अभी इंजरी है और इसके द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो इसके लिए फिर कुछ समय के लिए जब तक किडनी ठीक नहीं हो जाए तब तक आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा वही अपन ब्लड को फिल्टर करके उसके बाद में उसे यूरिया को अलग कर दिया जाता है, सॉल्ट को अलग करके और रिमूव कर देते हैं बॉडी से। तो इस प्रकार की किडनी को हम यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, और ये एक टेम्परेरी मेथड है जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। और मान लो किडनी डैमेज हो चुकी है तो भी इस मेथड का यूज किया जाता है, और एक वीक के अंदर लगभग 2 से 3 बार हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी का यूज करना एक यहाँ पर टर्म यूज किया जाता है, इस टर्म को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं यहाँ। तो या डायलिसिस वर्ड अपन कह सकते हैं कि डायलिसिस के नाम से अपन जानते हैं या डायलिसिस कहते हैं यहाँ। और यदि मान लो किडनी कंप्लीटली डैमेज हो चुकी, दोनों किडनी डैमेज हो चुकी, तो इस केस के अंदर हम किसी डोनर से किडनी एक्सेप्ट करके और इम्प्लांट करवा देते हैं बॉडी के अंदर। तो उसके बाद में वो काम जो 2 किडनी करती थी अब इम्प्लांटेड किडनी वो काम कर रही है। तो इस क्रिया को हम, इस मेथड को हम, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, किडनी ट्रांसप्लांट के नाम से जानते हैं। तो दैट इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये बच्चों इस प्रकार की एक थीम बनाने का प्रयास किया है कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, जो जिससे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि डिजीज और उसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन मेडिकल के अंदर बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इस किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किस प्रकार से हम डायलिसिस की क्रिया कर सकते हैं। तो एक और हम स्लाइड के रूप में हम जाने कि व्हाट डू यू मीन अबाउट द डायलिसिस। वर्ड क्या है अपना, डायलिसिस शब्द है, इसको किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। तो डायलिसिस का मीनिंग है यहाँ पर व्हेन, आप क्या कहोगे, व्हेन द आवर किडनी बोथ किडनी आर डैमेज
किडनी किसी कारणवश डैमेज हो गई, किसी प्रकार की इंजरी हो गई, देन ए आर्टिफिशियल किडनी आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ यूरिया, दैट इज कॉल्ड डायलिसिस। तो इसे घटना को हम कह सकते हैं डायलिसिस कह रहे हैं। तो यदि हम यहाँ आर्टिफिशियल किडनी का यूज नहीं करें तो उस कंडीशन को कहा जाता है यूरेमिया। तो कहने का मीनिंग है यूरेमिया के समय इस डायलिसिस से की क्रिया, डायलिसिस यूनिट है वो यहाँ पर काम में ली जाती है। इस प्रकार के डिजीज, यूरेमिया डिजीज का यहाँ पर ट्रीटमेंट है वो क्या है, डायलिसिस है। डायलिसिस को बच्चों दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो ब्लड से रिलेटेड है तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर हीमोडायलिसिस। फर्स्ट डायलिसिस इज हीमोडायलिसिस। सेकंड डायलिसिस इज पेरिटोनियम डायलिसिस। अपने सिलेबस में बच्चों यहाँ पर हीमोडायलिसिस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पेरिटोनियम डायलिसिस हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। ये आगे जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचोगे तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमबीबीएस के अंदर जब आप सेमेस्टर सेकेंड और सेमेस्टर थर्ड में होंगे तब इस प्रकार के जो पेरिटोनियम डायलिसिस जैसी मैकेनिज्म है वहां पर डिटेल से आपको स्टडी करने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हीमोडायलिसिस से रिलेटेड पूछा जाता है। हीमो मीनिंग यहाँ पर ब्लड का यूज किया जाता है। इसके अंदर ब्लड है उसको यूज करके फिर डायलिसिस यूनिट के साथ में सर्कुलेट करवा के और हम यूरिया को अलग करते हैं। कैसे करते हैं तब देखिएगा, आगे चलती है हम यहाँ पर। तो एक नेक्स्ट स्लाइड के द्वारा बच्चों बताना चाहूंगा मैं कि कोई भी पर्सन लिया या कोई भी एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन की बात करें, हो सकता है मान लो मैंने कहा मोहनलाल एक पर्सन है, मोहनलाल एक पर्सन है, इसकी किडनी विल बी फेल्योर है। किडनी है किसी कारण है वो फेल्योर हो गई है, किडनी है फेल्योर हुई है। अब किडनी फेल्योर हुई है तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, कोई ना कोई किसी बॉडी से इसकी आर्टरी से, मान लो ये एक हैंड है इसका, ऐसे पर्सन का ये हैंड है और इसकी हैंड की आर्टरी जो है यहां से हम ब्लड रिमूव कर लेंगे। इस ब्लड को हम यहाँ पर हैंड से रिमूव कर लेंगे। कहां से करते हैं, पर आर्टरी से करते हैं बच्चों। वैन से क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वैन के अंदर ब्लड फ्लो है वो स्लो होता है और हमें स्पीड से फ्लो है वो निकालना होगा। ठीक उसी प्रकार की मेथड यहाँ पर काम में लेते हैं। जैसे आर्टरी कहाँ, किडनी के अंदर आर्टरी एंटर कर रही है, किडनी में भी नेफ्रॉन के अंदर है वो फ्रेंड आर्टरियोल एंटर कर रही है। इसी प्रकार हम आर्टरी, किसी न किसी प्रकार की कोई भी आर्टरी है उससे हम यहाँ पर ब्लड रिमूव करेंगे और जैसे ही इसको रिमूव करेंगे इसके बाद में एक पाइपलाइन इसके साथ में बाइंड कर देंगे और इसमें एक यहाँ पर हिपेरिन को मिक्स करते हैं। यहाँ पर हिपेरिन इज एंटीकोगुलेंट। After removing of the blood by the needle by the plastic tube, the blood stored in a chamber and mix with the blood water, तो हिपेरिन और एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन और हम क्या कह सकते हैं एंटीकोगुलेंट वो यहाँ पर मिक्स कर देंगे। ये क्यों मिक्स कर रहे हैं, ताकि ब्लड क्या है वो डिपॉजिट न हो सके, ब्लड कोगुलेट न हो सके। यहाँ पर कोगुलेशन से बचाने के लिए बच्चों यहाँ पर हेपेरिन मिक्स करते हैं। इसके बाद में इस पाइप को वापस यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और एक यूनिट हम लेते हैं, उस यूनिट के साथ में इस पाइप को कनेक्ट करते हैं। इस यूनिट को हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी और डायलिटिक यूनिट के नाम से जानते हैं। डायलिसिस यूनिट, डायलिसिस अपरेटस के नाम से जानेंगे। एक डायलिसिस अपरेटस है और आर्टिफिशियल किडनी है। अब ये अपरेटस है, वेरी इंपॉर्टेंट अपरेटस है बच्चों। इसमें क्या होता है देखिएगा, इस अपरेटस के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर है इस पाइप को अंदर से एंटर कराया और ये इस प्रकार से एक कोइल्ड पाइप है और ये कोइल्ड पाइप है। इस प्रकार से कोइलिंग करते हुए ये कवर्ड बाय द सेलोफेन मेम्ब्रेन। हम यूं कह सकते हैं कि ये पाइप किससे बनी हुई है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन से बनी हुई है। इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे सेलोफेन मेम्ब्रेन।
In the box of the dilating apparatus, the fill with a special type of fluid that is called dilating fluid. Dilating fluid. Dilating fluid. अब डायलाइटिंग फ्लूइड क्या है? तो डायलाइटिंग फ्लूइड बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायलाइटिंग फ्लूइड क्या है यहाँ पर. तो डायलाइजिंग फ्लूइड, लाइजिंग और लाइटिंग, डायलाइजिंग फ्लूइड क्या है? तो डायलाइजिंग फ्लूइड इज इक्वल टू प्लाज्मा. हमारा ब्लड का जो प्लाज्मा है उसके इक्वल है यहाँ पर डायलाइटिंग फ्लूइड. क्या नहीं है यहाँ पर? एक्सेप्ट नाइट्रोजीनस वेस्टेज. नाइट्रोजीनस जो वेस्ट है वो यहाँ पर इस फ्लूइड के अंदर नहीं है. बाकी जितना भी फ्लूइड है वो इक्वल टू प्लाज्मा. हम कह सकते हैं डायलेटिंग फ्लूइड इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजीनस, प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजीनस वेस्टेज, नाइट्रोजीनस वेस्टेज, वेस्टिजियल मैटर. तो दैट इज कॉल्ड द डायलाइजिंग फ्लूइड. ये डायलाइजिंग फ्लूइड बच्चों किस यहाँ पर मेथड पे फंक्शन करता है? तो ध्यान रखना ये भी यहाँ पर अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यहाँ ये मेम्ब्रेन फंक्शन करेगी और ये डायलाइजिंग फ्लूइड है वो यहाँ पर फंक्शन करेगा. अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है? तो मैं एक दूसरी स्लाइड के द्वारा आपको बच्चों बताना चाहूंगा. सपोज करो एक ये चैम्बर लिया हमने. इस चैम्बर के अंदर है, देखिए दो पोर्शन ले लिया जिसमें यहाँ पर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसके एक साइड में हमने यहाँ पर ब्लड फिलअप कर लिया. ब्लड इसके अंदर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड को फिलअप कर लिया और इस ब्लड के अंदर यहाँ पर यूरिया एंड नाइट्रोजन वेस्टेज है. दूसरी साइड में यहाँ पर डाल लिया बच्चों क्या? डायलाइजिंग फ्लूइड डाल लिया. ये फ्लूइड कौन सा है? डायलाइजिंग फ्लूइड डाल लिया. ये बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो अब देखिएगा यहाँ जैसे इसके अंदर डालेंगे तो अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सम यूरिया मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड. और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी यहाँ टू वर्ड ले सकते हैं. तो सम मॉलिक्यूल्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसफर इनटू द पार्ट बी बाय द सेलोफेन मेम्ब्रेन, बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये क्या किस मेथड पर ये काम कर रहा है? तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेथड पर काम कर रहा है. तो यहाँ जो नाइट्रोजन वेस्टेज है वो मूविंग करेंगे यहाँ अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो इस प्रकार से ये मूव कर रहे हैं यहाँ. तो जैसे ही बच्चों देखिएगा यहाँ से ब्लड पास आउट होगा, ब्लड पास आउट होगा तो आप देखिए इसके अंदर जो भी यहाँ नाइट्रोजन वेस्टेज है ये वेस्टेज सब कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पर इस फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे. तो हम कहेंगे यूरिया और यूरिया प्लस अदर नाइट्रोजनस वेस्टेज है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज है वो यहाँ पर बाहर आ गए. तो ब्लड क्षमता जाता है. इसके बाद में अपन क्या करेंगे? यहाँ पर इसको वापिस से एक ट्यूब से ऐड कर देंगे. ट्यूब से ऐड करने के बाद में इसे एक चैम्बर में ब्लड को कलेक्ट करेंगे यहाँ पर. और इस चैम्बर के अंदर हम यहाँ पर इसके साथ में मिक्स कर रहे हैं. क्या यहाँ पर तो मिक्स किया, इसके अंदर जैसे हिपेरिन, अब एंटी हिपेरिन यहाँ पर एंटी हिपेरिन है वो वापिस यहाँ पर मिक्स कर देते हैं. फिर इस ब्लड को बच्चों आप देखिएगा ये जो ब्लड है इसको वापिस से यहाँ वो ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ. तो ऐसा कनेक्शन एक बना देते हैं. ऐसे कनेक्शन को हम यहाँ पर कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी. इसमें नीचे से यहाँ पर इसके अंदर कंटिन्यू एक कंटेनर बनाते हैं. इस कंटेनर के अंदर वो क्या डायलाइजिंग फ्लूइड है वो इसके अंदर कंटिन्यू फिलअप होता रहेगा. और ऊपर से एक यहाँ पर जो भी यूरिया प्लस नाइट्रोजन वेस्टेज आता है उसे हम एक और पॉट के अंदर कंटेनर के अंदर कलेक्ट करते रहते हैं. क्या? यूरिया प्लस अदर्स ये मटेरियल. और जो डायलाइटिंग फ्लूइड है वो वेस्टेज जो फ्लूइड है वो यहाँ पर कलेक्ट करते रहते हैं. इस प्रकार की एक मैकेनिज्म बनती है. इस मैकेनिज्म के तहत हम ब्लड से यूरिया को आइसोलेट कर लिया, ब्लड से यूरिया को यहाँ पर रिमूव कर लिया.
ठीक उसी प्रकार से जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन फंक्शन करते हैं। तो इस प्रकार की मैकेनिज्म को हम कहेंगे हीमोडायलिसिस। आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड बच्चों। एक बार मैं फिर इसे रिवाइज कर देता हूं। हमने क्या किया, हमने किया बच्चों कि हेमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। क्वेश्चन ये बना कि हेमोडायलिसिस है उसकी रिक्वायर क्यों है। हेमोडायलिसिस की रिक्वायर इसलिए है बच्चों कि सपोज हमारी किडनी डैमेज हो गई, किडनी में इंजरी हो गई, किडनी किसी कारण नॉन फंक्शनल हो गई, तो ड्यू टू नॉन फंक्शनल ऑफ द किडनी आवर ब्लड will be does not filtered in the nephron, so the urea level will be higher in the blood. Higher level of the urea harmful for the vital organs like heart, brain and kidney. So these higher level of the urea removed by the artificial method, and we are used and the doctors are used for the patient a special type of instrument that is called artificial kidney or hemodialyzing unit. In that type of method, we are collecting blood from a patient, which site from a convenient artery we take a blood for the dialysis. तो यहां से बच्चों यहाँ ब्लड अपन क्या करेंगे, ये कन्वीनियंट आर्टरी है, उस आर्टरी से हम ब्लड बाहर एग्जिट कर लेंगे। ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर यूजफुल सब्सटेंसेज और हार्मफुल सब्सटेंसेज। हार्मफुल सब्सटेंसेज के लिए क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर यूरिया प्रेजेंट है, अदर्स जो नाइट्रोजन वेस्टेज है वो प्रेजेंट है, मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट है। हमें इस मेटाबोलाइट्स और सॉल्ट और यूरिया को रिमूव करना है। तो जैसे ही ब्लड बाहर निकालेंगे, जो ब्लड का नेचर होता है यहाँ कोगुलेशन का, इसे बचाने के लिए सबसे पहले एक चैम्बर में ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और उसके अंदर हिपेरिन और एंटीकोगुलेंट विल बी मिक्स्ड विद द ब्लड, जिससे अब ब्लड क्लॉट नहीं होगा। देन द ब्लड पास आउट इनटू द डायलाइजिंग यूनिट और आर्टिफिशियल किडनी बाय ए ट्यूब। इन द डायलाइजिंग यूनिट of the tube-like structure, a coiling tube-like structure will form by a special type of membrane that is called the cellophane membrane. Cellophane membrane function like as a glomerular membrane. It is semi-permeable membrane. Surrounding the cellophane membrane found a special type of fluid that is called dialysing fluid. Dialysing fluid constitute equal to plasma except nitrogen wastage. पूरा का पूरा प्लाज्मा की तरह होता है, जिनकी नाइट्रोजन वेस्टेज नहीं होता है। नहीं होने के कारण यहाँ की कंसंट्रेशन क्या होगी, या कंसंट्रेशन अलग होगी। यहाँ अब देखिए ब्लड बच्चों पास आउट इनटू द सेलोफेन मेम्ब्रेन, पास आउट थ्रू द ट्यूब ऑफ द सेलोफेन मेम्ब्रेन। द कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द डायलाइजिंग फ्लूइड आर डिफरेंट। सो against to concentration gradient, the nitrogen wastage come out into the dialysing fluid from the cellophane membrane, and from the box like structure or container, the urea, nitrogen waste and others material are collected in a pot, in a mug, in a particular metal. देन नीचे से आप देखिएगा डायलाइजिंग फ्लूइड कंटिन्यू हम यहाँ पर इसके अंदर या सर्कुलेट कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ फ्लो कर रहे हैं। ऊपर से कंटिन्यू यहाँ पर हम यूरिया को बाहर निकाल रहे हैं, साथ में जो मिक्स्ड फ्लूइड होता है वो भी यहाँ पर साथ में बाहर आ जाता है। देन रिमेनिंग जो ब्लड, अब क्या बचा, ये यहाँ ठीक वैसा ही ब्लड आ गया जैसे इफरेंट आर्टरी के अंदर होता है। रिमेनिंग आफ्टर दी फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, वापिस हम बाहर निकालते हैं और कलेक्ट करते हैं और उसके अंदर अब एंटी हिपेरिन डालते हैं। पहले तो हिपेरिन डाला था, अब हम एंटी हिपेरिन यहाँ पर जो आर्टिफिशियल तौर पे हमने हिपेरिन यूज किया था, एंटीकोगुलेंट यूज किया था, अब यहाँ पर एंटी हिपेरिन, उस हिपेरिन का प्रभाव खत्म करके देन ब्लड है वो वापिस यहाँ पर एंटर करवा देते हैं इन दी पेशेंट बॉडी ऑफ द कन्वीनिएंट ब्लड वेसल्स।
तो ये यहाँ पर एक जनरल मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड के द्वारा हम कंटिन्यू है वो ब्लड फिल्टर करके यूरिया को नाइट्रोजनस वेस्टेज को निकाल देते हैं। अब बच्चों ये एक परमानेंट मेथड नहीं है, ये जब तक हमारे लिए उपयोगी है, यूजफुल है, जब तक किडनी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी तो उसमें हम इस मेथड को काम में ले सकते हैं। मान लो हमारी दोनों किडनी फेलियर हो गई है, इंजरी हो गई किसी एक्सीडेंट के कारण, कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण, तो इस आर्टिफिशियल किडनी की मेथड से, हीमोडायलाइजिंग मेथड से या हेमोडायलाइसिस मेथड से हम बहुत लॉन्ग परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, बट लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि ये हेमोडायलाइसिस है वो हर हॉस्पिटल में होता नहीं है, बड़े हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल में होता है। तो पेशेंट को, यदि पेशेंट बाहर का है तो बार बार लाना ले जाना, उसके बाद में ब्लड को बाहर निकालना, फिर उसके बाद में वापस एंटर कराना, एक टिपिकल प्रोसेस है ये। और वीक में कम से कम 2 बार हमें डायलिसिस करवाना होता है, तो बार बार यही हम करते रहेंगे तो एक प्रकार की अपन कह सकते हैं हैक्टिंग प्रोसेस हो गई है हमारे लिए। बट लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटिंग टाइम में हम पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चों यहाँ पर हीमोडायलाइसिस से, आई होप यू आर क्लियर, अंडरस्टैंड, यू हैव ए क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नॉलेज, क्रिस्टल क्लियर टॉपिक्स अबाउट दी हीमोडायलाइसिस। अब आगे हम देखें हमारी स्लाइड क्या कहना चाहिए, तो देखते हैं हम। What do you mean about the hemodialysis? In the hemodialysis in uremia, uremia का meaning higher level of the urea found in the blood due to damage of the kidney. That is called uremia patient. Higher level of the uremia patient, urea can be removed by a process is called hemodialysis or artificial kidney. During the process of the hemodialysis, the blood drained from the convenient artery is pumped into a dialyzing unit is called artificial kidney. Then the blood drained from the convenient artery is pumped into a dialyzing unit after the adding and the anticoagulant like heparin. कि बच्चों हम बात कर चुके हैं कि ब्लड को जो आर्टिफिशियल किडनी में हम ट्रांसफर कर रहे हैं उससे पहले ब्लड के अंदर क्या मिला देंगे, यहाँ पर यहाँ हेपेरिन मिक्स कर देते हैं ताकि ब्लड के अंदर कोगुलेशन न हो। द यूनिट कंटेन ए कॉइल्ड सेलोफेन स्ट्रक्चर, अभी आपको बताया कि इस प्रकार से एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो ये किससे बनी हुई है? सेलोफेन मेम्ब्रेन से बनी हुई है। तो सेलोफेन ट्यूब surrounded by a fluid dialyzing fluid having the same composition as that of the plasma except nitrogenous wastage. नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं होता, बाकी प्लाज्मा जैसे ही स्ट्रक्चर वैसे ही कंस्टिट्यूट इसके अंदर पाया जाता है। The porous cellophane membrane of the tube allow the pass of the molecule based on the concentration gradient. As nitrogenous wastage are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. ओके, यही बात हमने यहाँ पर की थी कि ब्लड को क्लियर करना है कब? सेलोफेन मेम्ब्रेन से ब्लड यहाँ पर जब फिल्टर होगा और नाइट्रोजनस वेस्टेज जब बाहर आ जाएंगे यहाँ पर, द क्लियर ब्लड इज पंप बैक टू द बॉडी थ्रू ए वेन after adding antiheparin to it. This method is a boon for the thousands of the uremic patient all over the world. यहाँ पर हजारों पेशेंट पर इस मेथड का अपन यूज करके और उसकी लाइफ को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर समझ में आई। तो मोटे तौर पे बच्चों हम क्या कहेंगे, कोई भी पेशेंट है, सपोज ये एक पेशेंट है, पेशेंट से हमने ब्लड निकाला, इसके अंदर हिपेरिन डाला, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर ब्लड को डाला, यहां से फिल्टर हुआ,
वापिस यहाँ हमने क्या किया, ब्लड को निकाला और इसमें अब एंटी हिपेरिन वापिस डाला और फिर ब्लड को इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो एक मोटे तौर पे हम यहाँ पर समझा सकते हैं कि ये तो ब्लड निकाल रहे हैं तो यहाँ पर किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, और वापिस ब्लड यहाँ पर वेन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दो पाइपलाइन का यूज किया जाता है इसके अंदर, दो बार ब्लड के अंदर को स्टोर किया जाता है। एक बार हिपेरिन मिक्स किया जाता है, एक बार एंटी हिपेरिन मिक्स किया जाता है, और यहां से फिर अलग से यूरिया निकालने के लिए एक स्थान है, एक कंटेनर है, इसमें से यूरिया को निकाल लिया जाता है। तो बड़े तौर पे, मोटे तौर पे, बड़े सरल तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि निकालने के लिए आर्टरी यूज करती है और ब्लड को वापिस बॉडी के अंदर सेंड करने के लिए वेन का यूज करते हैं। इस बात को बच्चों आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, या इसी क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। इसके बाद में आगे चले, एक ब्यूटीफुल स्लाइड आपके सामने यहाँ पर फ्रेम की है। ये स्लाइड या हीमोडायलिसिस को शो कर रही है। डायलिसिस टू टाइप का है, एक पेरिटोनियम डायलिसिस और दूसरा हीमोडायलिसिस। तो ये जो स्लाइड है यहाँ पर क्या बता रही है, हीमोडायलिसिस के रूप में यहाँ पर ये बताना चाह रही है। हीमोडायलिसिस एक्चुअल में है क्या? तो अभी हमने बात किया था कि हीमोडायलिसिस को डिस्क्राइब करते हैं तो कोई भी एक पेशेंट है, इस पेशेंट के एक कन्वीनियंट पार्ट से आर्टरी को कनेक्ट कर दिया, लाइन फ्रॉम आर्टरी अपरेटस, तो यहां से अपीयर कर दिया, आर्टरी के अंदर नीडल को अपीयर कर दिया, देन पंप किया, यहाँ हम ब्लड को स्टोर करते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं, यहाँ पर हिपेरिन को मिक्स करते हैं, देन ब्लड कम इनटू द आर्टिफिशियल किडनी। इन द आर्टिफिशियल किडनी found a many chamber like structure that is called a coiled structure which is formed by the cellophane membrane. The blood pass out from the tubular part in the artificial kidney and surrounding the tubular part found a special type of fluid that is called the dialysing solution, dialysing fluid, and that is a tubules selectively permeable membrane. From the dialysing unit connect with the two type of structure. One is phase dialysing unit solution structure, use dialysing solution containing urea and exchange salt in that type of structure and that type of structure. First structure ये यहाँ पर डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसके अंदर आता रहेगा और यहाँ पर जो फिल्टर्ड यूरिया है वो इसके अंदर कलेक्ट होता रहेगा। इस प्रकार की एक सिंपल प्रोसेस आप समझ गए होंगे। ऊपर बच्चों यहाँ पर दिखाया गया है, सपोज ये ब्लड है जिसके अंदर ये यहाँ पर यूरिया के मॉलिक्यूल नाइट्रोजन स्टेज है, बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है और ये डायलाइजिंग फ्लूइड है यहाँ। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये नाइट्रोजन वेस्टेज है वो इसके अंदर यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं और यहाँ आ जाएंगे और इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट एंड डायलाइज एंड वेस्ट प्रोडक्ट पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड कलेक्ट इनटू द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो। तो इसे हम बच्चों पहले भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। आई होप the diagram helpful for the understanding of that type of mechanism. तो अब आगे चले हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द किडनी ट्रांसप्लांटेशन। व्हाट डू यू मीन अबाउट द किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड दैट टाइप ऑफ मेथड यूज by the patient when the both kidney are failure, both kidney are damaged by the accident or any type of bacterial, viral and other infections। तो उस केस के अंदर हमें उस पेशेंट को सर्वाइवल करने के लिए, उस पेशेंट को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम किसी न किसी प्रकार की वो डोनर किडनी का यूज करते हैं और ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो ऐसे ट्रांसप्लांटेशन को हम कहेंगे यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इट इज वेरी यूजफुल मेथड है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन बच्चों कब करनी होगी? यदि हमारे अंदर दो किडनी है,
दोनों किडनी अपना ठीक से फंक्शन कर रही है, एक किडनी डैमेज हो गई तो दूसरी किडनी है वो थोड़ी एनलार्ज हो जाएगी और उस फर्स्ट किडनी का फंक्शन भी करके और हमारी लाइफ को यहाँ पर सेव कर लेती है। लेकिन हमारी दोनों किडनी फेलियर हो गई, बिल्कुल वर्क नहीं कर रही, तो ऐसे केस में अब डॉक्टर आपको ये कहेगा कि या तो पेशेंट की डेथ होगी या कोई भी रिलेटिव है इसे किडनी दे दे, इसे डोनर बन जाए इसके लिए, तो हम इसे किडनी ट्रांसप्लांट करके इसकी लाइफ को सेव कर देते हैं। तो कोई भी मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर है वो अपनी एक किडनी पेशेंट को दे दे तो दोनों एक किडनी से भी अपनी लाइफ को वो चला सकते हैं। बट ये लाइफ जो होती है वो यहाँ संयमित लाइफ होगी। ऐसा नहीं है कि हर कुछ खाएं हर कुछ पिए, क्योंकि अब जो 2 किडनी काम कर रही थी वो काम है वो केवल एक किडनी, सिंगल किडनी कर रही है। तो इस प्रकार से आप देखोगे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांटेशन की हम देखेंगे। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं देन ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर। देने वाला जो होता है वो डोनर होता है, प्रिफरली ए क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज इट चांस ऑफ द रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में बच्चों एक चीज और देखिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हम कोई डोनर से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। एंटीबॉडी फॉर्मेशन करके और रिजेक्ट कर देता है उसे। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सर्वाइवलशिप है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, अपने क्लोज रिलेटिव, अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग की सबसे ज्यादा है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करने के चांस रहते हैं। अदरवाइज क्या है, अपनी बॉडी है वो रिजेक्ट कर देती है यहाँ। बट किडनी ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ समय के लिए इनहिबिट किया जाता है एक स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन से। इस मेडिसिन को बच्चों हम कहेंगे साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन का उपयोग करके हमें हमारे इम्यून सिस्टम को कुछ समय के लिए इनहिबिट कर देते हैं, जिससे हमारे अंदर किडनी है वो ट्रांसप्लांट ठीक तरीके से हो जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों की यहाँ साइक्लोस्पोरिन यूज है वो कब की जाती है, ये नीट के अंदर पूछा गया है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय साइक्लोस्पोरिन यूज की जाती है। द मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीजेज द सक्सेस रेट ऑफ द सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। तो इस टेक्निक के अंदर देखें कि इसका सक्सेस रेट है अभी बहुत ज्यादा है। ये यहाँ देखिएगा बच्चों कि ये पर्सन है, इसकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी है। तो ऐसे केस के अंदर हम यहाँ पर इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। ये यहाँ दिखाई गई है, दोनों किडनी यहाँ पर डैमेज है, फंक्शन नहीं कर रही। ये वेन है और ये आर्टरी है और ये यूरेटर है। ऐसे केस के अंदर किसी डोनर से किडनी लेके और किसी इसके दूसरे स्थान पर इस किडनी को कनेक्ट कर दिया जाता है और यूरेटर को यहाँ पर ब्लैडर के साथ में यहाँ जोड़ देते हैं। तो ऐसी किडनी को हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेड किडनी। और उससे जैसे ब्लड यहाँ आएगा ये किडनी में जाके फिल्टर होकर यूरिया को यहाँ पर रिमूव कर देता है ब्लैडर के अंदर। तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहेंगे ट्रांसप्लांटेशन। अब देखिए बच्चों आगे यहाँ पर किडनी एक्सेप्ट करने का जो मेन पार्ट है, जो मेन रिलेटिव है वो उसका सीक्वेंस क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो एक्सेप्ट करने की जो रेट है वो क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिबलिंग है, उसकी किडनी है, सिबलिंग का ब्रदर एंड सिस्टर। सो इसकी सबसे हायर चांस रहते हैं एक्सेप्ट करने के। देन पेरेंट के सबसे हायर चांस रहते हैं, पेरेंट, मदर एंड फादर। देन क्लोज रिलेटिव की बात करें हम, क्लोज रिलेटिव का मीनिंग यहाँ पर अंकल है या मामा है, ये अपने क्या क्लोज रिलेटिव होते हैं। तो इसे वन वर्ड में मैं यहाँ पर क्लोज रिलेटिव लिख रहा हूं। तो सबसे पहले सिबलिंग, देन पेरेंट, देन क्लोज रिलेटिव। ये एक सीक्वेंस है किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, एक्सेप्टेशन की यहाँ पर। तो हायर रेट है और ये यहाँ पर लोअर रेट है। तो ये एक बच्चों इंपॉर्टेंट है, उनसे यहाँ पर कर रहा है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का भी बहुत बड़ा, कोर्टिसोल हार्मोन का भी एक बहुत बड़ा
योगदान होता है। यह हार्मोन भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से आप बच्चों ये समझ गए होंगे। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो रिएक्शन हो रही थी एक मैकेनिज्म में संपन्न हो रही है। यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमारे अंदर इसके अगेंस्ट में ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो एंटीबॉडी बच्चों बन जाती है, और मोस्टली सेल मेडिटेड जो टाइप की जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर हमारे लिए नुकसानदायक होता है। CMI जिसे हम बोलते हैं सेल मेडिटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जो टी सेल है वो हानिकारक होती है हमारे लिए। उस समय वो फॉरेन पार्टिकल को ट्रांसप्लांट नहीं करने देती, तो इसलिए साइक्लोस्पोरिन का यूज करके और उस CMI को कुछ समय के लिए इनहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है उसे, वो ठीक तरीके से काम न करे है, तो जिसके कारण ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन है वो ठीक तरीके से हो जाएगी। इट इज वेरी यूजफुल एंड गुड मेथड फॉर आवर सेविंग ऑफ लाइफ। व्हेन द किडनी आर डैमेज, किडनी विल बी फेल्योर। तो अब बच्चों मैं देख सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, होप कर सकता हूँ इस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो अब आगे हम इस टॉपिक के साथ में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद में हम यहाँ पर DPP है वो यहाँ हम करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और आप है वो बहुत अच्छी तरह से इनके क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिसका हमें एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।